हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय अकेडमी। चलिए देखते हैं पेपर 2 के लास्ट 10 क्वेश्चंस। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर क्वालिटी कोल फॉर पावर प्लांट्स? ए बिट्यूमिनस कोल, बी पीट, सी कोक, डी लिग्नाइट। तो सुपीरियर क्वालिटी कोल होता है आपका ऑप्शन ए बिट्यूमिनस कोल। नेक्स्ट, a curve showing the variation of load on a power station with respect to time is known as A. Load curve, B. Load duration curve, C. Diversity factor, D. Performance curve। तो वो होता है आपका ऑप्शन ए लोड कर्व। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ जनरेटर्स बीइंग इंस्टॉल्ड इन सुपर थर्मल पावर प्लांट इज ए 100 मेगावाट, बी 200 मेगावाट, सी 400 मेगावाट, डी 500 मेगावाट। तो सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो मतलब सब आपकी कैपेसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन डी 500 मेगावाट। अगर आपको 1000 मेगावाट भी दिया होता तो वो भी ऑप्शन आपका राइट होता। नेक्स्ट, fuel injection pressure in solid injection system is approximately in the range of A less than 10.5 bar, B 10.5 to 21 bar, C 30 to 50 bar, D 200 to 246 bar। तो सॉलिड इंजेक्शन मतलब कि आपका फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए 200 टू 246 बार। नेक्स्ट, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ गैस टर्बाइन साइकिल with ideal regeneration heat exchanger is A equal to work ratio, B less than work ratio, C more than work ratio, D unpredictable। तो अगर इसको हम लोग डेरिवेशन देखें आइडियल रीजनरेशन हीट एक्सचेंजर की, तो उसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही देखते हैं कि कितनी होती है। तो उसका फॉर्मूला आंसर होता है 1 माइनस T1 अपॉन T3 प्रेशर रेशियो इंटू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T1 आपका मिनिमम टेम्परेचर है, T3 आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। चलिए देखते हैं कि वर्क रेशियो कितना होता है। तो वर्क रेशियो अगर हम लोग देखें, वर्क रेशियो होता है आपका नेटवर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क। इसी को अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क आपका हो जाएगा क्या, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 माइनस Cp T2 माइनस T1। T2 आपका कंप्रेशन के बाद का टेम्परेचर है, T1 आपका इनलेट टेम्परेचर है। टरबाइन वर्क हो जाएगा आपका Cp T3 माइनस T4। तो ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे Cp। मान लेते हैं T1 और T4 हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस T1 अपॉन T4 और ऊपर की आपके दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, T2 अपॉन T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T3 बाई T4 माइनस 1। अब ये आपके कुछ नहीं है, ये क्या है आपके प्रेशर रेशियो है। तो 1 माइनस T1 अपॉन T4 ये आपकी आ गई फाइनल इक्वेशन। अब हमें पता है कि T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आरपी पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इससे हम लोग T4 को क्या लिख सकते हैं, T3 डिवाइडेड बाय आरपी पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसी को सब्सटीट्यूट करिए, वर्क रेशियो आपका पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस T1 अपॉन T3 इंटू आरपी पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इसीलिए देख सकते हैं कि दोनों की जो फॉर्मूले हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, वर्क रेशियो और एफिशिएंसी के। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इक्वल टू वर्क रेशियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी सप्लाइड टू रोटर इन अ टर्बाइन स्टेज इज कॉल्ड ए ब्लेड एफिशिएंसी, बी स्टेज एफिशिएंसी, सी नोजल एफिशिएंसी एंड डी नन ऑफ दीज। तो रेशियो आपका वर्क एनर्जी जो भी हमने सप्लाई की है, जो भी आपका वर्क डन हुआ है, कौन कर रहा है, टरबाइन कर रही है, और जितनी हमने एनर्जी सप्लाई की थी स्टीम से, तो वो आपकी आ जाती है क्या, ऑप्शन ए ब्लेड एफिशिएंसी। ये आपकी बता दी है कि कितना इफेक्टिवली आपका मूविंग ब्लेड कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को वर्क में। चलते हैं अगले पे। द डायग्राम एफिशिएंसी इज हाईएस्ट फॉर सिंपल इंपल्स टरबाइन स्टेज हैविंग स्मूथ एंड सिमेट्रिकल ब्लेड when blade steam speed ratio can be given as A cos alpha 1, B cos alpha 1 by 4, C cos alpha 1 by 2 and D none of these। तो हमें पता है कि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब हो जाएगी, जब आपका ब्लेड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपकी स्टीम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, cos अल्फा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा 1 दे दिया है अल्फा को, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी with increasing pressure ratio in case of single stage compression in compressions। ठीक है, A decreases,
बी इंक्रीजेज, सी रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड डी नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम इंटू P2 अपॉन P1 होल टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1। देख सकते हैं कि आपका अगर प्रेशर जो है, प्रेशर रेशियो मतलब कि P2 अपॉन P1 ही आपका प्रेशर रेशियो है, इसको जैसे जैसे आप लोग इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव टर्म आपका बढ़ रहा है और इसीलिए जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 98 का क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंप्रेशन रिक्वायरमेंट is minimum in case of compression process being A adiabatic, B isochoric, C isothermal, D hyperbolic। तो अगर हम लोग इसे भी पीवी डायग्राम में बना लें, ठीक है, ये है मान लेते हैं आपका पीवी डायग्राम और ये आपका ओपन सिस्टम के लिए, इसीलिए जो भी वर्क डन दिखेगा आपका किसी भी प्रोसेस का, मान लेते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो किसी का भी प्रोसेस का दिखेगा तो इसका वर्क आपको यहाँ पे पी एक्सिस पे दिखेगा। अब हम बना लेते हैं बाकी प्रोसेसेस भी। तो ये आपको पता है कि ये हो गई आपकी आइसोथर्मल और ये हो गई आपकी एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जो भी इसका देख सकते हैं कि एरिया जो है आइसोथर्मल का वो बस शेडेड एरिया है और आपका जो एरिया कवर होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वो शेडेड प्लस ये जो ब्लैंक एरिया है ये भी हो जाएगा। तो इसीलिए देख सकते हैं जिसका एरिया ज़्यादा है उसके लिए वर्क डन ज़्यादा है। तो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन ज़्यादा है, आइसोकोरिक के लिए भी ज़्यादा है, सबसे कम किसका है, आइसोथर्मल का। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं पेपर 2 के लास्ट क्वेश्चन पे। इफ अ मास ऑफ मॉइस्ट एयर इन एन एयर टाइट वेसल इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर देन ए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, बी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, डी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो ये है आपका कुछ इस तरह का साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे हो जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब एयर टाइट वेसल है, इसका मतलब आपकी यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग हो रही है क्योंकि हम लोग हायर टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। और ये है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस जो कि डिक्रीज हो रही है राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों निकल गए। और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, राइट साइड में डिक्रीज हो रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे आपकी 100% है, सेचुरेटेड है एयर। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका यूपीपीएससी एई 2013 का पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में, आपको दोबारा से हम वो लोग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में पेपर 1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। थैंक यू।